Hello friends, I am MD Nosal Alam. Today in this video, I will be talking about how to approach English, how to learn English and how to speak English. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप अगर कमज़ोर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये महसूस करने लगेंगे कि आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए। तो देखिए, हम लोग इंग्लिश से इतना घबराते क्यों हैं? आप सब इंग्लिश से इतना घबराते क्यों हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश को कैसे सीखना है या कैसे पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट तब तक हमें कठिन लगता है जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि हमको उस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, हमें उस सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। तब तक ही हमें वह सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से हमें डर लगता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको उसके पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, इसलिए आपको उससे डर लगता है। तो आप मेरा विश्वास कीजिए और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये महसूस करने लगेंगे कि आप भी अब इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं आपको वो बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आपको फील आ जाएगा कि हाँ, इंग्लिश आसान है और मैं भी बोल सकता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि गांव-गांव तक बच्चे को इंग्लिश सिखा सकूं और सब कोई इंग्लिश बोले और हमारा इंडिया भी इंग्लिश बोले। तो इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। देखिए, दुनिया में जितने भी इंग्लिश बोली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो दुनिया में जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वे दो तरह की होते हैं। एक होते हैं डूअर, एक होते हैं नॉन डूअर। मैं बोर्ड के सहारे से मैं आपको बताऊँगा। एक तरह का सेंटेंस होता है डूअर और दूसरे तरह का सेंटेंस होता है नॉन डूअर। जैसे आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश अगर जानते होंगे वर्ब के बारे में, डू मतलब होता है करना, और इसमें ई आर लग जाता है तो हो जाता है डूअर, मतलब करने वाला। जैसा कि टीच मतलब होता है पढ़ाना, और उसके लास्ट में ई आर लग जाएगा तो हो जाएगा टीचर, यानी पढ़ाने वाला। तो ऐसा ही है, डूअर मीन्स करने वाला। तो एक वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम करने वाला होता है, एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम ही नहीं होता है। जब काम ही नहीं होगा तो करने वाला भी नहीं होगा। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक काम वाला जिसमें कोई ना कोई काम होता है, और एक वो सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं खाता हूँ, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग खेलेंगे, हम लोग जाएंगे, वह क्या करता है, हम लोग घूमते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग जाते हैं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस है ये सब काम वाले हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, ये सब क्या है, एक काम है। तो ये जिस सेंटेंस में ये सब वर्ड आ जाए तो वो जो सेंटेंस होता है वो डूअर कहलाता है। अगर इसका दूसरा नाम मैं बताऊँ आपको, इसी का दूसरा नाम होता है टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है टेंस। ये एक तरह के सेंटेंस हुए, और एक तरह के और सेंटेंस होते हैं नॉन डूअर, जिसमें कोई काम नहीं होता है। हमको शुरुआत में पढ़ना वही है, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम छोटे मोटे सेंटेंसेस को बोलना चालू करेंगे। जैसे कि यह टेबल है, या कुर्सी है, या मोहन है, या सीता है, मैं खुश हूँ, मैं वहाँ जाओ, यहाँ आओ, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कलम है, हमारे पास एक घोड़ा है, तुम लोग के पास एक बैल है, मेरे पास एक साइकिल था, हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान थे, तुम बदमाश हो, तुम विद्यार्थी हो, आप कमज़ोर हैं, हम लोग ईमानदार हैं, वह सीता है, वह मोटा है, वह लंबा है। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे शुरुआत में। इसमें हम लोग को पढ़ना यही है, इज, आर, एम, वर, हैज़, दो तरह के सेंटेंस हुए। पूरे इंग्लिश में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक डूअर वाला जिसमें कोई ना कोई काम होता है, उसको हम टेंस बोलते हैं, और टेंस के नियम हैं वो सारे चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरुआत फेज में हैं तो हम पहले इस पर फोकस करेंगे। और एक होते हैं नॉन डूअर, जिसमें हम छोटे मोटे सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट करते हैं। यही जड़ है। ये आ गया तो ये भी आसान हो जाएगा, और अगर ये दोनों आ गया
तो आप ये मान के चलिए कि आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, आप बोलना चालू कर देंगे इंग्लिश में धीरे धीरे। तो हमें सबसे पहले ये सीखना है, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। पहले ये फिर ये। तो इस सब इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कुछ रटना नहीं पड़े। इंग्लिश बोलना है तो रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा। समझिए और बोलिए, रटिएगा तो रटे रह जाइएगा। कहीं किसी के सामने अगर बोलना हो तो आप याद करते रह जाइएगा कि इस पर कहाँ ईज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, ये सोचते रहिएगा, तब तक 2 मिनट निकल चुका होगा। तो सामने वाला भी आपको समझ लेगा कि आप इंग्लिश नहीं आता आपको। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बिना इसको रटे आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं इसको अभी रफ करता हूँ, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट टाइम लूँगा और यहाँ पे कुछ लिखूँगा, उसको आपको नोट करना होगा और इसको याद करना होगा, तभी आप यहाँ इसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो तो लाइक करते रहिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए ताकि सारे कोई इंग्लिश बोल सके, सबको ये आ सके। मेरा उद्देश्य यही है कि पूरे गांव तक सारे बच्चों को इंग्लिश सिखा देना। जो मैं जानता हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ, वो सबको मैं सिखा दूँ। और जो भी बच्चे जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन जो थोड़ा वीक है, तो वे कहीं कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी यह एक बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेहनत होता है केवल आपको परफेक्ट बनाने के लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो आपका भी कुछ कर्तव्य है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे बस 1000 सब्सक्राइबर का मुझे लालच है। अब आप पूछिएगा क्यों लालच है? क्योंकि YouTube का एक एल्गोरिथम है कि आपके चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो आप लाइव आ सकते हैं। लाइव आने का मतलब हुआ कि मैं लाइव आपको जब पढ़ाऊँगा तो आप कमेंट में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ़ायदा लाइव आने का। तो इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, और आप चाहें तो आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर सकते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसे जल्द ही पूरा करेंगे। पूरे इंग्लिश में हम जो भी सेंटेंसेस को बोलते हैं वो 2 तरह के ही होते हैं, एक डूअर, एक नॉन डूअर। डूअर मतलब वो जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, कोई ना कोई काम का चर्चा किया जाता है, और एक होता है नॉन डूअर जिसमें इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड का यूज से हम लोग उसको बनाते हैं। तो मैं दोनों तरह के सेंटेंसेस को मैं डील करूँगा। उससे पहले थोड़ा 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ और उसको आपको नोट करना है, उसको याद करना है। बस 2 मिनट लगेंगे याद करने में, उसके बाद इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें लिखूँगा, दोनों को आपको समझना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो आपको आता ही है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं जड़ से पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि अगर कुछ भी किसी को पता ही नहीं है, ABCD पता नहीं है, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा धैर्य रखना होगा आपको। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को तो भली भांति जानते ही होंगे। ए से जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26, टोटल नंबर होते हैं इनके 26, एंड आउट ऑफ दिस 26 देयर आर 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट है, यू नो ऑलरेडी। इसमें से 5 होते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं 21। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वोवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो आप बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला, अ से अ तक, अ भैया, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए ओ अन। आप बचपन में इसको पढ़े होंगे। तो इसको बोलते वक्त, इसके उच्चारण करते वक्त जो भी जिस तरह का भी साउंड हमारे मुंह से निकलता है,
वो साउंड अगर इसमें से भी किसी को उच्चारण करते समय निकल रहा है, इसको भी इसमें से भी किसी को अगर बोलते समय इसी तरह की आवाज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो भवेल होता है। जैसे कि यहाँ पे अ है, अ, ई, यहाँ पे ई, इसमें होता है यू, ऊ, यू। कहाँ गया? या यहाँ पे है ओ, आ, ई, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ओ, री, ए, ओ, यहाँ पे ओ है। 1 2 आई, छोटी आई, ई। यहाँ पे हमको 5 गो, हमको यहाँ पे 5 ऐसे लेटर मिल गए, ऐसे लेटर मिले जिसका साउंड सेम टू सेम हमारे हिंदी वर्णमाला से संबंधित है, तो उसको हम लोग कहते हैं भवेल। बाकी जितने भी हैं जिसको बोलते समय अ, आ, ई का उच्चारण नहीं लेना पड़े, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। 21 होते हैं। तो हमको मतलब इससे है भवेल से और मतलब इससे है कॉन्सोनेंट से, तो ये दोनों का आप याद रखिएगा। तो इसमें भवेल में कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 होते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा थोड़ा। ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 होते हैं। इनका यूज आगे चल के आने वाला है, जो कि आपको सही से इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। तो आप इसको नोट करें और मैं आगे इसको बताता हूँ। आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूँगा, उसको आप नोट करिएगा। अगर आपको याद होगा वो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर बिगिनर्स हैं, एकदम आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको नोट करना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ताकि मैं चाहता हूँ एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आपका पूरा डर खत्म हो जाए। आप ये मान के चलते हैं कि हम तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कैसे बोलना है, और बताने वाला कोई होना चाहिए, और वो बताने वाला मैं हूँ। आपको बस जो मैं समझाता हूँ बताता हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। और आप, मेरा गारंटी है ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर का पूरा डर नहीं अगर चला गया, तो मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूँगा। जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप थोड़ा लिखिएगा। अभी तत्काल के लिए इतना आपको अनिवार्य है याद करना, ठीक है? मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ। दिस मतलब होता है यह, डैट मीन्स वह, दिज मतलब ये, और दुज मतलब वे, इज मतलब है, आर मतलब हैं या हो, एम मतलब हूँ, वाज मतलब था या थी, वर मतलब थे या थी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब आप या तुम या आप सब, डी मतलब वे लोग, ही मतलब वह, लेकिन पुल्लिंग के लिए यानी लड़का जाति के लिए, सी मतलब भी वह लेकिन लड़की जाति के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए, योर मतलब आपका या तुम्हारा। अगर आप किसी बड़े को कह रहे हो तो वहाँ पे आपका बोलिएगा, अपने छोटे को बोलिएगा तो तुम्हारा बोलिएगा। और मीन्स हमारा या हमारे।
माई मीन्स मेरा या मेरी। इसको आप नोट कीजिए और इसको आप याद करिए। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये याद हो गया है। अगर नहीं याद हुआ है तो आप इसे थोड़ा बाद में याद कर लीजिएगा। जब वीडियो खत्म होने के बाद इसको याद करके एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए एक और चीज़ आप समझिएगा, किसी भी सेंटेंस को जो बनाने का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, जैसे छत की ढलाई होती है ना, तो पहले एक ढांचा तैयार किया जाता है कि किस आकार का हमको चीज़ ढालना है, उसका पहले ढांचा होना चाहिए। वैसे ही इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है, वो सारा सेंटेंस ही तो है, वो सारा वाक्य ही तो है, तो उसका भी एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और वह स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपको 3 चीज़ें मिलेगा। एक मिलेगा सब्जेक्ट, एक मिलेगा आपको वर्ब, एक मिलेगा ऑब्जेक्ट। मैं जिस तरह से बताते चल रहा हूँ आपको 1 बाई 1, आपको उस तरह से बस समझते चलना है। ये वीडियो लास्ट होते होते आप ये गारंटी के साथ बोलेंगे कि हाँ, मैं इंग्लिश अब सीख रहा हूँ, अब मेरे अंदर का जो डर है वो भाग चुका है। क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जड़ से। जब जड़ मजबूत होगा तो आने वाला जो ब्रांच होगा, आने वाला जो और लंबे लंबे जो सेंटेंस होंगे वो भी क्लियर होते जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा अगर जड़ मजबूत होगा तो मैं आपको जड़ मजबूत कर रहा हूँ। और आगे भी जो वीडियो बनाऊँगा आप देखिएगा कि आपको अगर ये चीज़ पता है तो आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं या बता पा रहे हैं। तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखूंगा इसको मिटा के, तो अगर आप इसको नोट नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में। अब देखिए, ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसको आप समझिएगा। कोई भी सेंटेंस हो गया, जैसा कि मैं अगर लिख दूं, जैसा मैं 2-3 छोटा सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे वह एक आम है, मैं बीमार हूँ, वह पढ़ता है। चलिए, इसमें आप देखिएगा, जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, वह एक आम है, कोई चीज़ है, आम है, लीची है, क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में बात हो रही है। यानी वो चीज़ कोई है, उसको बताया जा रहा है कि वह आम है, यानी वह चीज़ आम है। यहाँ पे वह के बारे में बात की जा रही है, यह आम नहीं है, वो आम है। यहाँ पे जो मेन यहाँ पर लीडर होता है सब सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। किसी काम को अंजाम देने वाला या किसी चीज़ के बारे में बताने वाला जो होता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें देखिए, मैं बीमार हूँ, बीमार कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, बीमार होने का, किसको बताया जा रहा है कि कौन बीमार है, तो मेरे बारे में बात हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ या दुखी हूँ या क्या हूँ। तो जिसके बारे में बात हो सेंटेंस में, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं। वह पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो काम करता है या किसी चीज़ को बताता है, किसी बारे में बताता है,
उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हुआ। उसके बाद है वर्ब। वर्ब मतलब होता है, वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो भी काम होता है सेंटेंस में, पढ़ना लिखना जाना आना उठना बैठना सोना पीना जो भी होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे जाना तो गो, आना तो कम, पढ़ना तो रीड, लिखना तो राइट। जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जिसका मतलब कोई काम है होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अभी जो मैंने लिखा था पहले, जिसमें इज आर थे, इज था, वॉज था, एम, आर, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितने भी हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। इनका क्या काम है? इनका काम है सेंटेंस का मीनिंग निकालना, कंप्लीट मीनिंग निकालना। इनका और कोई काम नहीं, इनका बस यही काम है कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग निकाल देना। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे मान लीजिए यही हो गया, मैं बीमार हूँ, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया हो, यानी सब्जेक्ट जो कुछ भी किया हो या जो कुछ भी बताया हो वही होता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है वह एक आम है, तो वह क्या है? तो एक आम है, तो यहाँ पे एक आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ, कैसा हूँ? तो मैं बीमार हूँ, बीमार हो गया ऑब्जेक्ट। वह क्या करता है? पढ़ता है कि लिखता है? तो पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसको बनाऊँ, मैं बीमार हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं का अभी मैं लिखा था, मैं का आई, और उसके बाद वर्ब में कौन? वर्ब तो हूँ है, हूँ का मैं लिखा था, नहीं बताया था ना, हूँ का मैंने बताया था, एम का होता है हूँ, हाँ, तो हूँ का वर्ब है हूँ, तो आई एम। अब बीमार है, बीमार का होता है इल, बीमार का होता है इल, तो आई एम इल मतलब मैं बीमार हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एम को हटा दूँ, एम जो यहाँ पे है वो हेल्पिंग वर्ब है। एम का मतलब कोई काम वाम नहीं होता है, एम का मतलब होता है सेंटेंस को पूरा करता है, सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है। जैसे मैं अगर इसमें एम को हटा दूँ तो ये हो जाएगा आई और इल, इसमें केवल सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बीच में कुछ भी नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ना मेन वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इल, आई इल यानी मैं बीमार। तो मैं बीमार अगर कोई बोल रहा है कि मैं बीमार, तो इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। वो बीमार है कि वो बीमार था, वो बीमार है कि वो बीमार था, कि वो बीमार रहेगा कि होगा, कंप्लीट आइडिया नहीं मालूम चल पा रहा है। और वही चीज़ पूरा करता है हेल्पिंग वर्ब। इज लगा दो, एम लगा दो, क्या हो जाएगा? आई एम इल, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार था नहीं, मैं बीमार हूँ। एम हटा के वाज लगा दो, क्या होगा? मैं बीमार हूँ नहीं, मैं बीमार था, वाज मतलब था, इसलिए मैंने बोला था कि उसको याद कर लीजिए, मैं बीमार था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे ये वर्ब हुआ। अभी हम लोग वर्ब में भी कौन सा वर्ब? वर्ब में भी कौन सा वर्ब? एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब आ जाए, गो, कम, डांस, राइट, स्विम, ऐसा कोई शब्द आ जाए, वो मेन वर्ब आ जाए सब्जेक्ट के साथ, तो वही होता है टेंस। सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब आ जाए, गो, कम, राइट, गो, स्लीप, ये सब आ जाए, वही होता है टेंस। और मैंने बताया था कि टेंस हम लोग अभी पढ़ने वाले नहीं हैं, पहले हम लोग इजारम के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, तब हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग मेन वर्ब के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग ये लेके चलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हटा के अब मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल में अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं। एस से हेल्पिंग, वर्ब से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम, जो कि सेंटेंस को पूरा करता है, मीनिंग बताता है।
तो अब अभी पूरे को मिटा देता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। जो भी मैंने लिखवाया था वर्ड मीनिंग वो याद होना चाहिए, तभी आपसे बन पाएगा। आगे भी मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखवाता रहूँगा, ताकि क्योंकि किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने समय या बोलते समय आपके माइंड में हिंदी वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए इंग्लिश में। अगर वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। वर्ड मीनिंग इज़ द पावर टू स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश और अंडरस्टैंड इंग्लिश। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को लिखना हो, बनाना हो या बोलना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने लिखा था, मैं पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, वह आता है वह सब्जेक्ट हो गया, वह गरीब है वह, या वह, ये लोग, वे सब, ऐसे ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट में आपको क्या आ सकता है, वह, यह आ सकता है, ये आ सकता है, वे आ सकता है, वे या वे सब बात वही है, ये या ये सब बात वही है। मैं आ सकता है, मैं पढ़ता हूँ लिखता हूँ, वह हो गया। तुम आ सकता है या आप आ सकता है, हम लोग आ सकता है, वे लोग आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट में यही सब आ सकता है। वह जाता है, वह गरीब है, वह पढ़ता है, जिसके बारे में बात हो उसी को टॉपिक सब्जेक्ट बोलते हैं। और यही तो आ सकता है, इसके अलावा थोड़ी आ सकता है। किसी का नाम आ सकता है, राम सीता गोपाल मोनू टोनू, नाम भी आ सकता है, वो भी सब्जेक्ट हो जाएगा। जिसके बारे में बात किया जाए उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया हो, जिसने कुछ काम किया हो, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर वह हो किसी लड़की के लिए हो, तो मैंने बताया था, अगर वह किसी लड़की के लिए हो यानी स्त्री के लिए हो तो हम लोग सी यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर वह कोई पुरुष के लिए हो तो हम लोग यूज करेंगे ही। या हो तो हम लोग दिस यूज करेंगे। जैसे यह पानी है तो दिस इज वाटर, दिस आएगा वहाँ। अभी मैं सेंटेंस बनाना बताऊंगा। अगर ये सब आ जाए तो इसका हो जाता है डिज। कोई चीज़ अगर एक रहता है तो हम कहते हैं कि यह कलम है, यह मार्कर है, यह बोर्ड है। ठीक है, और वही चीज़ अगर संख्या में एक से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं ये मार्कर्स हैं, ये बोर्ड हैं, ये कलमें हैं, ये पुस्तकें हैं। तो जब कोई एक चीज़ रहा है उसको बताना हो या, तो उसके लिए दिस यूज करेंगे। अब वही जब चीज़ एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ये सब, तो उसके लिए इंग्लिश में दिस। अब वही दूध की चीज़ को बताना हो, अगर एक चीज़ रहेगा दूध तो बोलेंगे वह लड़का है, वह गाय है, वह बैल है। अब वह संख्या में अगर ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे वे सब गाय हैं, वे सब बैल हैं, वे सब कुर्सियाँ हैं। तो उसके लिए वे सब के लिए दोज। मैं अगर है सेंटेंस में तो मैं का आई, तुम या आप है तो यू लिखा जाएगा, हम लोग हैं तो वी लिखा जाएगा, वे लोग हैं तो दे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब में कौन वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हो सकता है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक रूल है, इसके बिना आप इंग्लिश बना ही नहीं सकते हैं, ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। अगर ये रूल आपको मालूम नहीं है तो आप या तो इंग्लिश बोलेंगे गलत बोलेंगे या तो सही से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये रूल क्या है देखिए, सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब हो, तो सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट एक है, या बैल है, या घोड़ा है, या बैल है, तो एक है अगर सब्जेक्ट तो उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अभी आप देखते हैं ना यहाँ पे, वह एक है, किसी के बारे में कहा जाएगा वह लड़का है, वह बैल। और बहुत सारे लोग हैं तो उसको थोड़ी कहा जाएगा वो कहा जाएगा वे लोग, वे सब। वहाँ पे ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एक आदमी की बात किया जा रहा है यह, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये सब बहुत सारे लोग के बारे में किया जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा।
दोज, वे सब, बहुत सारे लोग के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ ये भी प्लूरल हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब। वर्ब कौन सा वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब देखिए नियम ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदलता है। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का हेल्पिंग वर्ब होगा। तो किस तरह का? तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यानी सब्जेक्ट अगर एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। और आप कहिएगा कि सब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि सिंगुलर कौन है, जो एक के बारे में, किसी एक के बारे में बात करे वो सिंगुलर है, जो बहुत के बारे में बात करे वो प्लूरल है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल कौन होता है? तो यहाँ पे इज हो गया, ये सिंगुलर है। वाज हो गया, ये सिंगुलर है। हैज हो गया, ये सिंगुलर है। ठीक है, और जो हैड होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बता दिया, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। नियम ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करना है आपको। जैसा कि मैंने इसका वर्ड मीनिंग आपको लिखा ही था, एम मतलब हूँ, कि जब सेंटेंस में अगर हूँ आ जाए, मैं बीमार हूँ के लिए एम मैंने लिखा था ना, तो आई एम इल, एम, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं बूढ़ा हूँ, आई एम ओल्ड, मैं यंग हूँ, मैं जवान हूँ, आई एम यंग। तो यहाँ पे एम आ रहा है हूँ की जगह पे। अगर वही रहा है आखिरी में, अगर हिंदी में अगर है आया, वह कुत्ता है के लिए मैंने बताया था इज, दिस इज अ डॉग। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे हो सकता है, प्लूरल कैसे हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सिंगुलर होता है, कौन कौन प्लूरल होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर भी, ठीक है, जैसा कि दिस दैट, या किसी का नाम हो सकता है, या ही हो सकता है, सी हो सकता है, ही मतलब वो किसी लड़का के लिए, सी मतलब वो किसी लड़के के लिए, इट हो सकता है, इट मतलब ये होता है वो, या किसी का नाम हो सकता है, जैसे राम, सोनू, गोलू, कुछ भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, एक होना चाहिए नाम बस, उसको सिंगुलर हम लोग मानेंगे। ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, इसमें भी प्लूरल होता है। अगर आपको इतना आ गया, नियम ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सिंगुलर होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। ये नियम याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है। और प्लूरल में क्या हो सकता है? प्लूरल में हो सकता है या तो आई भले आई का मतलब होता है मैं, यानी देखने में लगता है कि हाँ मैं कोई एक ही ना हो सकता है, तो उस तरह से हम लोग को लगता है कि ये मैं जो है सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल में रखा जाता है। मैं है ये प्लूरल, इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। मैं मतलब कोई एक ही ना हो सकता है।
तो मैं भले हमको दिखता है सिंगुलर, हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं उसको, लेकिन ये है प्लूरल। भले प्लूरल है लेकिन हम लोग इसको सिंगुलर मान के चलते हैं। आई हो गया, जैसे यू हो गया, तुम, आप, तुम सब, तुम सभी, आप लोग, आप सभी, आप लोग, ये सब प्लूरल में आता है। वी, हम लोग को एक थोड़ी होगा। जब कोई मैं एक रहूँगा तो मैं कहूँगा, और मेरे साथ और भी लोग रहेंगे तो हम लोग कहेंगे, तो वो प्लूरल हो जाता है। उसके बाद आता है दे। ये मतलब वे लोग, किसी भी एक के बारे में बताना है तो वह लगेगा, कि बहुत सारे लोग के बारे में बताना है तो वे लोग, तो वे लेकर दे। और अगर दो या दो से अधिक नाम आ जाए वो भी प्लूरल में आता है। जैसे केवल सीता हो तो सिंगुलर हो जाएगा, मोनू तो सिंगुलर हो जाएगा, गीता सिंगुलर हो जाएगा। और अगर दो से एक से ज़्यादा अगर नाम आ जाए, सीता और गीता, प्लूरल हो जाएगा, दो यहाँ पे आ गया। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, सिंगुलर का मतलब भी होता है केवल एक। कोई भी हो एक रहना चाहिए तो सिंगुलर कहा जाएगा। कोई भी अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल कहा जाएगा। सीता, गीता, मीता, 3 नाम हो गया, ये भी प्लूरल हो गया। सीता, मोनू, सोनू, पवन, नेहा, ये भी प्लूरल हो गया। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाए तो उसको प्लूरल बोलते हैं। तो नियम ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर अगर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन होगा? या तो इज होगा, या तो वाज होगा, या तो हैज होगा। ये ना 3 आएगा। एक होगा प्लूरल में क्या होगा? या तो आर होगा। अच्छा, एक यहाँ पे एम भी आएगा, क्योंकि आई को हम लोग सिंगुलर मान के चलते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आर ही हो सकता है, वर हो सकता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, या हैव हो सकता है। एक और है हैड, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह यूज होगा हैड, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में। ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेंटेंस को बनाना, सेंटेंस को बोलना। इतना चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि सब्जेक्ट, किस तरह का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सिंगुलर में आते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो प्लूरल में आते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट भी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। इतना दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, रिवाइज करने के लिए बाद में बहुत काम आएगा रिवाइज करने में। आप अगर चीज़ को भूल जाते हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा पीछे से, फिर याद आ जाएगा। इसीलिए इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस को बनाना, बोलना। ठीक है। आप इसको नोट करिए जल्दी। चलिए, मैं इसको अब मिटाता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब हो जाता है और 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो मेरे चैनल पे जो लाइव आने का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, जिससे हम लोग लाइव आके पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें आसानी होता है, लाइव आके पढ़ने में आसानी होता है। आपको कोई दिक्कत है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये भी होता है कि लाइव में बच्चे ज़्यादा मात्रा में जुड़ते हैं एक साथ। ठीक है। तो उसमें थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में या पढ़ने में। तो हम लोगों ने अभी देखा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, मैंने बता दिया था। कौन कौन से वर्ब, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होते हैं, भी मैंने बता दिया था। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं 2 तरह के होते हैं, डूअर और नॉन डूअर। डूअर मतलब जिसमें काम होता है, वो टेंस होता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और एक होता है नॉन डूअर, जिसमें कोई काम नहीं होता है। तो काम नहीं होता तो क्या होता है? तो काम नहीं होता है उसमें हम लोग किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई चीज़ कैसा है या क्या है, कोई चीज़ क्या है या कैसा है, ये हम लोग नॉन डूअर सेंटेंस में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ अगर कोई चीज़ क्या है तो यह टेबल है,
या कुर्सी है, या पंखा है, या मोबाइल है, या बोतल है, या मार्कर है, ये पेन है, या बोर्ड है, ये बिल्ली है, ये कुत्ते हैं, ये बैल हैं। अगर मैं बात करूँ कि कोई चीज़ कैसा है, तो मैं खुश हूँ, वह दुखी है, वह नाराज़ है, वह पागल है, वे लोग ईमानदार हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग स्ट्रांग हैं। तो इस तरह के सेंटेंस नॉन डूअर में आते हैं, जिसमें कोई काम के बारे में चर्चा नहीं किया जाता है, बस उसमें ये बताया जाता है कि कोई चीज़ कैसा है या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज़ को हम अगर बताएं, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी चीज़ को बताना है कि वो चीज़ क्या है। क्या है, कोई चीज़ क्या है, इसको अगर हम बताना है तो जैसे हम कैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं या मार्कर है, या पेन है, या किताब है, या पैसा है, या ये है, या वो है, वह यह है, ये लोग। ठीक है, ये होता है किसी चीज़ के बारे में बताना कि कोई चीज़ है क्या। जब भी किसी चीज़ को बताना हो है क्या, तो आप एक दिमाग में एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा वहाँ पे हमेशा यूज होगा इज। कोई चीज़ क्या है तो वहाँ पे यूज होगा इज। इज मतलब जैसे कि मैंने बताया था, इज मतलब होता है। किसी भी सेंटेंस का अगर लास्ट में आ जाए है, समझिएगा वहाँ पे इज लगेगा। अभी के लिए ये नियम बाद में बदल जाता है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ है के लिए इज नहीं लगाना पड़ता है, वहाँ पे दूसरा नियम चलता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आखिरी में अगर है जाए तो इज लगेगा। किसी चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि कोई चीज़ क्या है तो वहाँ पे इज लगेगा। ठीक है, क्या है जब बताया जाएगा तो किसी एक ही चीज़ के बारे में बताया जाएगा, कोई ये चीज़ पंखा या गाय है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ के बारे में बताया जाएगा तो हम लोग यूज करेंगे क्या हैं। क्या हैं, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा जिसका मतलब होता है। जब किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि कोई चीज़ क्या है, यहाँ पे ये वाला है आता है। बहुत सारी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि वो चीज़ क्या है, तो वहाँ पर है आता है। जैसे ये लोग लड़के हैं, जैसे वे बिल्लियाँ हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, तुम लोग विद्यार्थी हो, हैं आए या हो आए, हैं आए या हो आए, तुम लोग नाराज़ हो, तुम लोग चोर हो, तो इसके लिए यूज करेंगे हम आर। ठीक है, और अगर हूँ आए, हूँ तभी आता है जब कोई आदमी अपने बारे में बात करता है। मैं ईमानदार हूँ, इसके लिए यूज करेंगे एम। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट। याद इतना रखना है, हूँ के लिए एम, है या हो के लिए आर, और है के लिए इज। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। अच्छा, ये हो गया प्रेजेंट में। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो यही आएगा, या तो इज, या तो आर, या तो एम। कोई चीज़ क्या है ये हम प्रेजेंटिव में यूज करते हैं। अगर कोई चीज़ क्या था पहले, तो वो पास्ट में चला जाएगा, पहले का बात हो जाएगा। जब पास्ट में हम लोग बात करेंगे किसी चीज़ के बारे में कि कोई चीज़ क्या था पास्ट में, तो वहाँ पे आ जाएगा है की जगह पे आ जाएगा था या थी, और हूँ है या हो की जगह पे आ जाएगा थे या थी लड़की के लिए यूज होता है। जब एक लड़की हो तो थी, वह सीता थी, वह पागल थी, वे लड़कियाँ कमज़ोर थीं, सीता और गीता बाजार गई थी नहीं, एक लड़की रहेगी तो थी, एक ज़्यादा हो जाएगी तो थी। वैसे ही प्लुरल में यानी पुरुष में कोई एक रहेगा तो था, वह राम था, वह ईमानदार था। और जब बहुत सारे लोग के बारे में बात किया जाए तो थे, वे लोग ईमानदार थे। ठीक है, तो किसी चीज़ के बारे में बताना है कि कोई चीज़ क्या है या कैसा है। कोई चीज़ क्या है कैसा, यही तो होता है नॉन डुअल सेंटेंस। और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं शुरुआत में, कोई चीज़ क्या है या कैसा है, उसको बोलते हैं नॉन डुअल सेंटेंस। इसी में आता है इज, आर, एम, वाज, वर सब। ठीक है, तो कोई चीज़ क्या है, इसमें भी टाइम जो होता है प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है। कोई चीज़ क्या है कैसा है, या कोई चीज़ क्या था या कैसा था। जब हम पीछे जाएंगे पास्ट में तो हम लोग यूज करेंगे थी या था या थी के लिए वॉज, और थे या थी के लिए वर, और प्रेजेंट में है के लिए इज, हैं और हो के लिए आर, हूँ के लिए एम। बस इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। बस अब एक ही मिनट के बाद आप देखेंगे कि आप सेंटेंस बनाना चालू कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, इतना तो आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार और बता देता हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद एक और आप चीज़ याद रखिएगा, पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ और इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, तब मिटाऊंगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में इसमें नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो, तो
आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगा, या हो सके तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जितने भी टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे वो अपना नंबर नहीं देते हैं, लेकिन मैं देता हूँ, क्योंकि ताकि आपको अगर कोई दिक्कत है, ज़रूरी ये नहीं है कि बस पढ़ा देना, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। जब तक आपकी दिक्कत को मैं नहीं समझूँ, मैं बढ़िया से नहीं बता सकता हूँ आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। ये मैं तभी समझूंगा जब आप मुझसे पूछेंगे। तो पूछने के लिए कुछ ना कुछ तो सोच होना चाहिए। तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कब? तो याद रखिए, शाम में 5 और 6 के बीच में, 5 और 6, 5 PM to 6 PM, इसके पहले नहीं और इसके बाद नहीं, मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है। इसके बीच आप फ़ोन कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा नोट कीजिए। और वीडियो जो है लगभग 1 घंटा होने वाला है, तो भले थोड़ा आपको अगर सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि इतना बड़ा वीडियो हो गया, इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा सीखेगा। तो सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम गंवाए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक बार देखने के बाद एक बार और देखिएगा आप दोबारा। जब एक बार और देखिएगा तो जो चीज़ पहले आपको समझ आया था और उसी चीज़ को आप दोबारा देखिएगा तो वो चीज़ डबल समझ में आता है, ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये बस मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, ये बस नियम बता रहा हूँ कि ये चीज़ रहेगा तो ये लिखाएगा। अभी हम लोग सेंटेंस बनाना सीखे नहीं है। आप जो बता रहा हूँ पहले आप उसको बस देखते जाइए और दिमाग में रखते जाइए। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तब देखिएगा, अरे ये तो मुझे आ ही जाएगा, ये तो मैं जानता ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। नॉन डुअल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बताते हैं कि वो चीज़ क्या है या कैसा है प्रेजेंट में। अभी की बात है तो हम यही ना कहेंगे कि कोई चीज़ क्या है या कैसा है। वही चीज़ हमको अगर पहले बोलना, पास्ट में बोलना हो कि हम बोलेंगे वो चीज़ क्या था, या वे चीज़ क्या थे, या वो चीज़ क्या कैसा था। कोई चीज़ क्या था या कैसा था, पास्ट में बोलेंगे। एक तरह का और सेंटेंस होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि जिसमें यह पता चलता है कि कोई चीज़ किसी के पास है, कोई चीज़ किसी के पास है, या कोई चीज़ कोई रखता है, या कोई चीज़ किसी को है। तीनों बोलने का मतलब एक ही हुआ। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको मैं 3 तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन तीनों का मतलब सेम होगा। एक तो ये मेरे पास एक मार्कर है, सेकेंड मैं एक मार्कर रखता हूँ, थर्ड मुझे एक मार्कर है। मैंने 3 तरह से बोला। लेकिन तो अगर ऐसे सेंटेंस को बताना है, कि किसी के पास क्या है, या कोई क्या रखता है, या किसी को क्या है, यानी पास होने की जब बात हो तो हम यूज करेंगे हैज या हैव। जब कोई चीज़ पास होने का बात हो तो हम यूज करेंगे हैज या हैव। जैसे मेरे पास एक बंदूक है, आई हैव अ गन। मुझे एक गाय है, आई हैव अ काऊ। मुझे कलम है, आई हैव अ पेन, हैव। और हैज कहाँ यूज करेंगे, कोई चीज़ को बताना है, कोई किसी के पास क्या है या कोई चीज़ क्या रखता है। किसी के पास क्या है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुझे वो है, उसको ये है, रीता के पास ये है, सोनू के पास ये है, मोहित के पास ये है, हम लोगों को ये है, तुम लोगों को ये है। जब कोई चीज़ पास होने की बात हो तो हम यूज करेंगे हैज या हैव। हैज कहाँ और हैव कहाँ, तो अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हैव, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज। याद रखिएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हैव लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो और कुछ होने का बात, पास में होने का बात हो रहा है तो हैज लगेगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने बता ही दिया था। दिस, दैट, ही, सी, इट, या कोई सी एक आदमी का नाम, एक आदमी का नाम या किसी जगह का नाम, किसी भी का भी नाम बस एक होना चाहिए संख्या में, उसको सिंगुलर बोलेंगे। प्लूरल जैसे मैंने बताया था, आई, वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा किसी का नाम, तो वो प्लूरल में आता है।
अगर किसी जैसे मैंने बताया कि कोई किसी के पास क्या है या कोई चीज़ क्या रखता है, तो ऐसे इसमें भी पास्ट में हम बता सकते हैं कि मेरे पास ये था, मुझे ये था, तुमको ये था। ये हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा बनाने में, कितना कंफर्टेबल आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप जितना भी उसका टुकड़ा हो सकता है, जितना भी उसका अंग है, आप सब चीज़ जान चुके हैं, आपको पता है, बस आपको लिख देना है। देखिए मेरे साथ मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जितने भी मैंने चीज़ बताया अभी तक, इज, आर, एम, वाज, वर, दिस, दैट, एन, एम, वो सब को कैसे अप्लाई करना है सेंटेंस बनाने समय या बोलते समय, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर था सब सेंटेंस को बनाने का ढांचा था, वो यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट पता ही है कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन होता है, सब कौन कौन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसमें से कौन कौन सा सिंगुलर होता है, इसमें कौन कौन सा प्लूरल होता है, इसको ये भी आपको पता है। और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे और इसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे और आप देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है बनाने में। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाना है या कैसे बोलना है, अब हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश आप लिखिए या बोलिए या समझिए, उसका बेस यही है, उसका ढांचा यही है। आपको इसको चीज़ को याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में बात किया कि ये सिंगुलर हो सकता है या ये प्लूरल भी हो सकता है। तो जब सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, जब प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। मैंने ये बताया तो ज़रूर है, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या कोई चीज़ हो सकता है, और कोई भी चीज़ हो वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो गिनने वाला हो, जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। एक होता है जो नहीं गिनने वाला हो, जिसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा, किसी जगह का नाम, या किसी व्यक्ति का नाम। मैं अभी अलग अलग चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपको माइंड में लाना है और सेंटेंस को फॉर्म करना है, बनाना है। जैसे कि हमको अगर कोई खाना बनाना है, सब्ज़ी बनाना है, तो अब अलग अलग सामग्री को पहले इकट्ठा करेंगे, तेल, प्याज, नमक, ये सारी चीज़ को पहले हम इकट्ठा करेंगे, तब हम सारी चीज़ डाल के तब एक बार सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे ही मैं अभी आपको अलग अलग चीज़ों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ इसमें रहते हैं, इसको याद कीजिए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। जब हम लोग सेंटेंस बनाना भी स्टार्ट करेंगे 2 मिनट बाद, तो सारे चीज़ को एक बार लेकर बैठना है, सारी चीज़ को डाल देना है एक बार में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकता है, पानी हो सकता है, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो 2 ही तरह का होता है, या तो एक गिनने वाला हो जिसको हम गिन सके, जैसे मार्कर हो गया जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, इसको हम 1000 या 2 लाख भी दे दीजिए, हम इसको गिन देंगे कितना है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो गिनने के लायक नहीं होते हैं, जैसे मैंने पानी दे दिया, तो पानी कोई गिनने की चीज़ थोड़े है, कोई थोड़े बताता है कि 5 पानी दो या मुझे 10 पानी चाहिए, ठीक है। जैसे चावल हो गया, कोई गिन के थोड़ी बताता है कि मुझे 20 चावल चाहिए। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो कोई भी चीज़ हो 2 तरह का होता है, काउंटेबल नाउन और जिसको गिने जा सके,
और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सकते, ठीक है। और नहीं गिना जा सके प्लस किसी जगह का अगर नाम हो अगर और किसी व्यक्ति का नाम हो, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर उस ऑब्जेक्ट का पहला लेटर अगर किसी ऑब्जेक्ट का पहला लेटर अगर वोवेल हो, यानी ए हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ई हो, वोवेल हो, तो उसके पहले हम लोग हमेशा ए या एन यूज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं आ गया या एक हाथी है, तो दिस इज अ एलिफेंट की एन एलिफेंट। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, दिस, या एक हाथी है, दिस इज अ एलिफेंट की एन एलिफेंट। ए होगा या ए होगा, एन होगा, बोलिए। यहाँ पे आप यहाँ पे दिक्कत होता है कि ए लगाए या एन लगाए, तो उसका यही तरीका है समझने का कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे एलिफेंट होगा, यहाँ पे काऊ हो सकता है, यहाँ पे मिल्क हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है, यहाँ पे ऑयल हो सकता है, यहाँ पे एग हो सकता है, यहाँ पे बुक हो सकता है, यहाँ पे पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका पहला लेटर यानी पहला अक्षर उसका अगर वोवेल हो, यानी ओ हो, चाहे आई हो, यू हो, ई हो, इसमें पाँचों में से अगर कोई ना कोई एक है यानी वोवेल है, तो हम वहाँ पे ए ना यूज करके एन यूज करेंगे, ठीक है। अगर वही कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलिफेंट का पहला अक्षर क्या है, ई है, जो कि वोवेल है, यहाँ पे ए नहीं, एन होगा, दिस इज एन एलिफेंट, ये सही होगा। ए एलिफेंट ले गलत हो जाएगा। जैसे यह एक गाय है, तो दिस इज अ काऊ या एन काऊ, बोलिए। काऊ का जो पहला अक्षर है वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग यूज करेंगे ए, यानी ए सही होगा, दिस इज अ काऊ। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पहले हम ना ए यूज करेंगे ना ही एन यूज करेंगे। तो कौन सा ऑब्जेक्ट होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट अगर गिनने वाले नहीं हैं या किसी जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसके पहले हम लोग कभी भी ए या एन कुछ भी नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। जैसे अगर बोलना हो यह पानी है, तो दिस इज, यह पानी है, दिस इज ए वाटर नहीं होगा और ना ही एन वाटर होगा। दिस इज ए वाटर नहीं होगा ना ही एन वाटर होगा। क्यों? क्योंकि आप कहिएगा ये तो इसका पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है, तो ये होना चाहिए, नहीं। उससे पहले आप ये देखिए कि कोई ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं ना है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है यानी गिनने वाला नहीं है, तो उसके पहले ना ए होगा ना एन होगा। तो पहले ही आपको दिख रहा है वाटर को गिना नहीं सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, इसीलिए हो जाएगा दिस इज वाटर। जैसे बोला जाए यह तेल है, आप लिख दीजिएगा दिस इज एन ऑयल। क्यों एन लगा दिया आपने? आप बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पहला लेटर वोवेल है, तो यहाँ पे एन लगेगा, नहीं। उससे पहले आप ये देखिए कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है यानी गिनने वाला चीज़ नहीं है, तो उसके पहले ए चाहे एन कुछ भी नहीं आएगा, दिस इज ऑयल होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर किसी जगह का नाम हो या किसी आदमी का नाम हो, तो उसके पहले भी ए या एन नहीं आता। जैसे मैंने मान लो कि मैंने एक बोला कि वह श्याम है, वह श्याम है, तो वह श्याम है, श्याम कोई लड़का ही हो सकता है, तो ही, वह के लिए ही लड़का है, तो ही इज अ श्याम, ऐसा कभी नहीं होगा। श्याम क्या है, किसी आदमी का नाम है, ए नहीं लगेगा। और मान लो जो कि था कि वह रमन है, वह अमन है, तो ही इज एन अमन। यहाँ पे आप बोलिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला लेटर जो है वो वोवेल है, तो आप एन लगेगा, नहीं। उससे पहले एक नाम है तो वहाँ पे ना ए लगेगा ना एन लगेगा, दिस इज अमन होगा, ठीक है। अगर किसी जगह का भी नाम हो, जैसे वह पटना है, तो ऐसा नहीं होगा डैट इज अ पटना। वह दिल्ली है, तो डैट इज अ दिल्ली। या गुजरात है, तो दिस इज अ गुजरात। ऐसा ए एन कभी नहीं आएगा। अगर वो चीज़, अगर ऑब्जेक्ट
नहीं गिनने वाला हो, जैसे पानी, जैसे वाटर, ऑयल, घी, मिल्क, जो नहीं गिनने वाला हो उसके पहले ए एन कभी नहीं आएगा। या अगर वो किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो उसके पहले भी ए एन कभी नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? तो जो गिनने वाला होगा इसमें, इसी में आता है ए आए चाहे एन आए। काउंटेबल नाउन में आता है। तो काउंटेबल नाउन में भी अगर पहले का अक्षर ई है तो एन लग जाएगा, और कॉन्सोनेंट है पहले का अक्षर तो ए लग जाएगा। हो गया। अब इन सारे चीज़ों को एक बार और पीछे बैक जाइए, एक बार और इसको रिवाइज करिए, देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको मैं बताऊंगा। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं सेंटेंस को बनाना। याद रखिएगा, जो भी मैंने बताया है, जो भी तौर तरीके, जो भी नियम मैंने बताया है अभी तक, उसको ध्यान में रखना, आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो जितने भी सेंटेंस हैं जो भी मैंने बताया अभी तक, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लोग, उसी के बेसिस पे ये सारे सेंटेंस हैं। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहला देखिए, वह कलम है। सबसे पहले आपको ध्यान में हमेशा रखना है इस ढांचा को, इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह कौन कलम है? वह का डैट, हेल्पिंग वर्ब इज, है तो इज, कलम तो पेन, लेकिन पेन गिनने वाला है और आखिरी में पहला अक्षर क्या है? पी क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। दिस इज अ पेन। वह किताब है, डैट है, इज, डैट इज, वह है, क्या है? किताब है, एक किताब, डैट इज अ पेन। वह अनार है, डैट इज एक अनार है, और जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज का पहला अक्षर देखिए भवेल है, भवेल है, यहाँ पे ए ना होकर एन होगा। दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दैट इज एन ऑरेंज। यह अंडा है तो दिस इज, एक का पहला अक्षर देखिए ई भवेल है, यहाँ पे भी होगा एन, दिस इज एन एग, ठीक है। वह एक सेब है तो वह, डैट, सब्जेक्ट डैट, है तो इज, एक सेब है तो एप्पल, और यहाँ पे ए जो है पहला अक्षर जो है भवेल है तो यहाँ पे ए ना होकर एन होगा। दिस इज एन एप्पल। वह कुर्सी है, डैट इज अ चेयर। आप इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तब जितना भी आप देख रहे हैं इज सब हेल्पिंग वर्ब है, और आखिरी में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट से पहले ए या एन आता है, तो जो गिनने वाला होता है उसमें ए या एन आता है। तो ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है? तो वोवेल के पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट का पहले एन आता है, ए आता है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, वह एक आम है तो वह, डैट इज अ मैंगो, क्योंकि मैंगो में जो पहला अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, ठीक है। वह मोहन है तो डैट इज अ मोहन। अब आप यहाँ पे देखिए, मोहन, देखिए आप कहिएगा कि मोहन है, मोहन का पहला अक्षर क्या है? एम है, यानी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए हम लगा देंगे। नहीं, यहाँ पे ए नहीं होगा, क्योंकि ये पहले मैंने बताया था नियम में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी व्यक्ति का या किसी जगह का नाम हो तो वहाँ पे ए या एन कुछ भी नहीं आता है, तो ये सीधे हो जाएगा डैट इज मोहन। तुम राम हो तो तुम का मैंने बताया था यू मीन्स तुम। हो, हैं या हो का आर, तो हो तो यू आर, क्या हो? तुम राम हो, यू आर राम। कोई भी नाम होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वो शुरू में हो या बीच में या आखिरी में हो, कहीं भी हो। और किसी का नाम है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बड़े अक्षर से लिखा जाता है। हम लोग खुश हैं तो हम लोग का वी, खुश हैं है नहीं, है रहता तो इज, हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं तो आर, वी आर हैप्पी।
और यहाँ पे भी अगर जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक चीज़ मैंने नहीं बताया उसके बारे में, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर से प्लूरल में होता है। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो वो सही रह जाएगा, और अगर बहुत है ऑब्जेक्ट संख्या में ज़्यादा है तो उसका भी प्लूरल बनता है, लेकिन सब ऑब्जेक्ट का प्लूरल नहीं बनता है। तो ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना आप समझिए। आप लोग दयालु हैं तो यू आर काइंड, आप लोग यू हैं, आर यू आर आप लोग हैं क्या है, काइंड दयालु हैं, तो यू आर काइंड, काइंड मीन्स दयालु। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक आपको बुक रिकमेंड करता हूँ, वी आर ठाकुर का, आप एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक आता है उसको आप खरीद सकते हैं। वहाँ से ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पवन गरीब है तो पवन है इज, पवन इज, है तो इज, हैं तो आर, हो तो आर, है तो इज, तो पवन इज क्या है, गरीब है, तो पवन इज पुअर। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग यानी वी हैं, हम लोग हैं यानी आर, वी आर क्या हैं, तो अच्छे हैं, तो गुड, वी आर गुड। यहाँ पर देखिए, मैं गरीब हूँ नहीं था, अगर हूँ रहता तो आई एम पुअर, हूँ रहता तो हूँ क्या होता है एम, तो आई एम पुअर, और था यानी आई वॉज पुअर। मैंने बताया था वॉज और वर के बारे में। वॉज मतलब होता है था या थी, और था थी किसी एक ही आदमी के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता भी हम लोग यूज करते हैं था। अगर बहुत सारे लोग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं लोग थे यूज करते हैं लोग, या थी यूज करते हैं लोग, और इसका इंग्लिश होता है वर। जैसे मैं गरीब था तो मैं था तो आई हूँ, तो मैं अगर हूँ रहेगा तो आई एम, मैं था तो आई वॉज, क्या था तो गरीब, तो पुअर। सीता बीमार थी, एक थी सीता, तो सीता थी, ठीक है, वॉज, सीता वॉज पुअर, ठीक है। मोहन और सोहन दोस्त थे, अब यहाँ पे मोहन और सोहन दोनों आ गए हैं, तो मैंने बोला था कि जब दो नाम आ जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, तो वहाँ पे वॉज कभी नहीं आएगा, एक ही के लिए आता है। देखो ना यहाँ पे थे, था थोड़ी है, थे है यानी वर लगेगा, तो मोहन एंड सोहन वर फ्रेंड्स। अभी मान लीजिए अभी रहते हैं तो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। अब पहले थे तो मोहन एंड सोहन वर फ्रेंड्स, ओके। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मोहन एंड सोहन वर, इसको वर पढ़ते हैं, वर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड क्या नहीं लिखा मैंने एस लगाया इसमें, क्योंकि दोस्त एक आदमी नहीं है कोई, दोनों दोस्त हेलो, दो हेलो, दोस्त कौन हेलो, दोनों हेलो, तो एक फ्रेंड नहीं है, दो दोस्त हेलो, तो टू फ्रेंड्स हो जाएगा, ओके। हम लोग किसान हैं तो वी आर, हम लोग जितने हैं वो सारे किसान हैं, हम सारे लोग के बारे में बात किया जा रहा है। यानी जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होता है, लेकिन अगर गिनने वाला हो तब। जब सब्जेक्ट हो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी प्लूरल रहता है, लेकिन वो गिनने वाला हो तब। तो फार्मर्स को कौन नहीं गिन सकता, एक किसान है, 5 किसान हैं, तो हम लोग जितने हैं बहुत सब लोग किसान ही हैं, तो एक किसान नहीं है, बहुत सारे लोग के बारे में बात हो रहा है, तो फार्मर्स हो जाएगा। तुम लोग गरीब थे, तुम लोग यू थे वर, तुम लोग थे क्या थे, गरीब, तो पुअर। अब कहिएगा कि इसमें भी आर लगा देते हैं, यहाँ पे आर नहीं, एस, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, पुअर्स नहीं होता है, क्योंकि गरीब को गिना नहीं जा सकता है, गरीब कोई चीज़ थोड़ी है गिनने वाला, गरीब को गिना छोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा, वी आर पुअर होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हम लोग, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं गुड्स। किसी एक के बारे में बात होगा तब ना गुड होगा, बहुत सारे लोग के बारे में बात हो रहा है, हम लोग कोई एक नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं लोग, तो उसमें एस लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगाए हैं, क्यों, क्योंकि ये एक क्वालिटी है, ये कोई गिनने की चीज़ नहीं है, अच्छा कोई गिनने की चीज़ नहीं है, अच्छा कोई चीज़ थोड़े है, ऐसा थोड़ा है कि कह जाइएगा आप लोग 5 अच्छा हो, मुझे 5 अच्छा दीजिए, अच्छा कोई चीज़ थोड़ी है, एक गुण है, अब गुण को कभी गिना नहीं जाता है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। ये कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सी रहता तो दिस इज अ चेयर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया,
दिस इज अ चेयर। अब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो ये कुर्सियाँ हैं, तो ये का दीज हैं आर चेयर्स। अब यहाँ पे एस लग जाएगा चेयर्स, क्योंकि बहुत सारे कुर्सी के बारे में बात हो रहा है। एक के बारे में बात होता है तो हम लगाते हैं ए चेयर, यानी एक कुर्सी, लेकिन बहुत सारी बात हो रहा है तो यहाँ पे ए तो हम लगाएंगे नहीं। ए का मतलब होता है एक, या एन का मतलब होता है एक। तो जब कोई चीज़ एक रहेगा तभी ना ए या एन लगाया जाएगा, वो तो पहले से ही बहुत है, तो इसमें ए नहीं रहेगा इसमें, और बदले में एक एस लग जाएगा, यानी प्लुरल हो जाएगा चेयर्स। वे सब नारंगियाँ हैं, वे सब नारंगियाँ हैं, तो वे सब यानी दोज, मैंने वर्ड में नहीं लिखवाया था, उसको आप याद होगा आपको तब, तो आप ये आसानी से बता पा रहे होंगे। दोज हैं, दोज आर नारंगी यानी ऑरेंजेज। ये हो गया, यहाँ पे एन लगा देते हैं तो हो जाता एक इज एन ऑरेंज लिख देते थे, एक ऑरेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंज के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा दोज आर ऑरेंजेज। आपके पास एक पुस्तक है, अब यहाँ पे आ गया हैज हैव का बात। आपके पास एक पुस्तक है, मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ पास होने की बात हो तो या तो हैज या हैव। हैज कब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हैव कब जब सब्जेक्ट प्लुरल हो, और जब कोई चीज़ पास था के बारे में बात हो तो हैड लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों पे हैड लगेगा। यहाँ पे देखिए, आपके पास एक पुस्तक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। आपके पास, या आपके क्या होता है यू, पास है, पास था नहीं अभी है, तो हैज या हैव, तो हैज की हैव, तो यू देखिए प्लुरल है तो हैव आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर ही रहता चाहे सी रहता तो हैज आ जाता, ये प्लुरल है तो प्लुरल आएगा, ठीक है। तो यू हैव क्या है, पुस्तक, पुस्तक का होता है बुक। अब यहाँ देखिए एक पुस्तक है तो ए लगेगा, ठीक है, एक पुस्तक है ए बुक। उसके बाद हम लोग बीमार थे, तो वी थे, हम लोग क्या थे, हम लोग बीमार थे, तो वी वर इल। इसमें भी एस नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई गिनने की चीज़ नहीं है, उसी चीज़ को गिनेंगे या उसी चीज़ में हम एस लगाएंगे जो गिनने के लायक हो। जो गिनने के लायक नहीं हो उसमें एस हम लोग नहीं लगाएंगे, उसको प्लुरल नहीं बनाया जाएगा, वो नहीं रहेगा। चाहे एक के बारे में बात हो चाहे 10 के बारे में बात हो, वही का वही रहेगा। अगर गिनने वाला नहीं है तो गिनने वाला होगा तभी हम लोग इसमें एस लगाएंगे। वी वर इल, मेरे पास एक कुत्ता है, यानी मेरे पास एक कुत्ता है, तो आई पास है, जब भी पास होने की बात हो तो हैज या हैव, मेरे पास है आई हैव, यहाँ पे हैव पास होने की बात होता है तो हैज या हैव। आई चूँकि आई जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट है तो हैव हम लगाए हैं, नहीं तो हैज लगा देते। तो आई हैव क्या है, एक कुत्ता, और डॉग। तुम्हें एक गाय है, तो यू हैव अ डॉग, गाय, यू हैव अ काऊ। सीता के पास गुड़िया है, तो सीता, अब देखिए सीता कोई एक लड़की है, तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर किसी एक का नाम हो तो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज। तो सीता हैज के पास गुड़िया है, सीता हैज अ डॉल। अब आप बोलिएगा कि आप एक नहीं लगाया, तो आप एक क्यों लगाए हैं, तो एक ही तो है, भले एक लिखा नहीं है या लिखा या नहीं लिखा है, मतलब एक ही का तो है। अगर बहुत सारा रहता तो खुद बोलती, खुद सेंटेंस होता कि सीता के पास गुड़ियाँ हैं, 2 गुड़िया है या 10 गुड़िया है, खुद बोलता, लेकिन कुछ नहीं लिखा यानी एक ही है, तो सीता हैज अ डॉल। मोहन के पास एक कलम था, तो मोहन के पास कलम है, अगर रहता कि मोहन के पास एक कलम है तो मोहन हैज, मोहन सिंगुलर है तो मोहन हैज अ पेन था, तो मोहन हैड अ पेन। पास होने के बात हो, अगर पास था के बात हो, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, तो हैड ही लगता है। तो सोहन हैड अ पेन, ठीक है। हम लोग को एक साइकिल था, तो वी हैड अ बाईसाइकिल। वी हम लोग के पास सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हैड, पास था पास था यानी हैड, क्या था तो एक साइकिल, तो वी हैड अ साइकिल। मोहन और सोहन अच्छे मित्र हैं, मोहन एंड सोहन अच्छे मित्र हैं, तो मोहन सोहन आर
यहाँ पे आर मैंने लगाया है, इज नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, 2 हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं, इसलिए आर मैंने लगाया। हैं सोहन एंड मोहन आर गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र हैं। तो गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ज़्यादा लोग हैं तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं और भी सेंटेंस को बनाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं बताऊंगा और साथ ही साथ उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इससे थोड़ा बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं उसको कैसे बनाना है, और इनके जो निगेटिव होंगे ये तो सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए वह कलम है, तो आपने बता दिया दिस इज अ पेन। वही रहता कि वह कलम नहीं है, क्या वह कलम है, कलम कहाँ है, मेरा कलम कहाँ है, मेरा कलम कैसा है, मेरा कलम लाल है, मेरा कलम ये है। आपके पास एक पुस्तक है, क्या आपके पास एक पुस्तक है, आपके पास एक पुस्तक नहीं है, आपके पास एक पुस्तक क्यों नहीं है। हम लोग बीमार थे, हम लोग बीमार क्यों थे, हम लोग बीमार कहाँ थे, हम लोग बीमार कैसे थे। तो इस तरह का सेंटेंस ये हो गया अफर्मेटिव। इसी का हम लोग निगेटिव बना सकते हैं, यानी नहीं वाला, यह कलम है तो यह कलम नहीं है, मैं गरीब था तो मैं गरीब नहीं था, सीधा बीमार थी तो सीधा बेटा बीमार नहीं थी। और इसी का हो सकता है इंटरोगेटिव, यानी क्या वाला, अगर पूछा जाए जैसे मैं गरीब था, क्या मैं गरीब था, सीता बीमार थी, क्या सीता बीमार थी, पूछने वाला, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। उससे तो होता है इंटरोगेटिव, WH नॉट होता है। वो सब मैं बताऊंगा इसके बाद वाला वीडियो में, ठीक है। और इससे बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं टेंस बताऊंगा, ठीक है। अगर ये दो पार्ट 1 एक पार्ट आगे वाला आएगा और उसके बाद भी एक पार्ट 1 आएगा, 3 आएगा, 3 पार्ट आएगा, जिसमें मैं यहाँ से लेकर शुरू से लेकर और टेंस तक ख़त्म कर दूंगा। और उतना अगर आप देख लेते हैं तो आप महसूस करने लगेंगे कि आप बोलना स्टार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलने के लिए केवल ये चीज़ों का होना एक आपके पास एक हथियार के समान है, ठीक है। कहीं पे अगर आपको जाना है युद्ध करने, तो ऐसा नहीं है कि हथियार है तो आप जीत जाएंगे। हथियार हो उसके पास पहले से प्रैक्टिस हो, अनुभव हो, तब भी यह आशा है कि आप युद्ध को जीत सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे तो सब हथियार है, आपको कैसे सेंटेंस को बनाना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे वाज वर लगाना है, कहाँ पे इजारेम लगाना है, ये तो हो गया आपके पास हथियार हो गया। लेकिन इसको बोलने के लिए, सही से फास्टली बोलने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। तो उस प्रैक्टिस को हम लोग मैं वीडियो डालूंगा प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बच्चों को कराता हूँ प्रैक्टिस, तो उसी को रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे डालूंगा और आप जब उसको देखेंगे तो आप भी उससे कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक बार और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में या अपने जूनियर्स में आप किसी को भी, जिसको भी आपको लगे कि उसको शेयर करना चाहिए, उसको भी ज़रूरत हो सकती है सीखने की, तो आप उसको शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।